Yes, good evening everyone. So today we are going to start new chapter in maths, that is chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. देखो इसमें ज्योमेट्री जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ज्योमेट्री के बेसिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, वो आपको समझना है। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री हमेशा याद रखो, देखो ज्योमेट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ज्योमेट्री कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड्स में से आया है, ठीक है। जियोमेट्री, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रिन का मतलब होता है मेजर करना। जियोमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जिसका मतलब होता है जियो और मेट्री। जियोमेट्री, जियो को अलग कर दो, जियो का मतलब है द अर्थ और मेट्री का मतलब है मेजर, ठीक है। सी द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जो जियो और मेट्री है ना, जियो और मेट्री ये दो अलग अलग ग्रीक वर्ड्स हैं, इसको कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया आपको? ज्योमेट्री मिल गया। और जियो का मतलब क्या है? इधर इधर यहाँ ध्यान दो, आपको सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, जब लिखने के लिए बोलूँगा तब लिखना। जियो का मतलब है अर्थ, जियो एक ग्रीक वर्ड है, मेट्री एक ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब इंग्लिश में है द अर्थ और मेट्री का मतलब है टू मेजर, ठीक है। सी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स was studied in various forms in every ancient civilization in Egypt, Babylonian, India, China and Greece. बोला गया है कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ज्योमेट्री क्या है? आज अर्थमेटिक है, ठीक है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये सब क्या है? ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। ये सब की सब क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है और हर सिविलाइजेशन में उसको अपने अलग तरीके से ही स्टडी किया गया है, ठीक है। जैसे इजिप्शियंस, इजिप्ट में, बेबीलोनिया, इंडिया, चाइना, ग्रीस, ठीक है। ये 5 कंट्री के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले चालू कहाँ से? और ऐसा माना जाता है कि जो ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो इजिप्ट में हुआ था। इजिप्शियन से लेके ग्रीक्स तक ये पूरा नॉलेज पास हुआ। ज्योमेट्री का नॉलेज जो है, ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इजिप्शियन से, ठीक है। इजिप्ट में रहने वाले इजिप्शियंस थे और ग्रीस में रहने वाले ग्रीक लोग थे। तो ये जो ज्योमेट्री का नॉलेज पास हुआ वो कहाँ से कहाँ तक गया? इजिप्शियन से लेके ग्रीस तक गया, ठीक है। सी इट इज़ बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री पास्ड ऑन फ्रॉम इजिप्शियंस टू ग्रीक्स, ठीक है। अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, ठीक है। उनको ज्योमेट्री का पायोनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायोनियर मतलब लीडर, ठीक है। और वन ऑफ द उनके जो मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। हु वाज द पायोनियर ऑफ ज्योमेट्री? थेल्स। थेल्स was pioneer of ज्योमेट्री, ठीक है, थेल्स। और थेल्स कौन थे? ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स। उनके जो स्टूडेंट थे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट वाज पाइथागोरस। वन ऑफ द मतलब बहुत सारे दूसरे भी पॉपुलर स्टूडेंट्स थे, लेकिन पाइथागोरस जो थे उनके स्टूडेंट थे। पाइथागोरस, ये सब ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाता है। पाइथागोरस वॉज स्टूडेंट ऑफ थेल्स, ठीक है। अब एक्चुअली आप 9th में आगे चल के पाइथागोरस का थ्योरम सीखोगे। क्या सीखोगे? जो आपको 8th में हल्का हल्का यूज़ हुआ था, लेकिन बहुत कम जगह पे, एक ही जगह पे यूज़ हुआ था। पाइथागोरस का एक थ्योरम है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस भी खुद एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, लेकिन वो थेल्स के स्टूडेंट थे। थेल्स कौन थे? थेल्स वॉज द पायोनियर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब लीडर। थेल्स कौन थे? थेल्स वॉज द पायोनियर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक तरह से हम बोलते हैं कि उन्होंने बनाई थी, मतलब उनको लीडर माना जा रहा था। बनाई तो एक्चुअली ये नॉलेज कहाँ से आया था? इजिप्शियन से लेके ग्रीस तक, ठीक है। इजिप्शियन से लेके ग्रीक, देखो ग्रीस जगह का नाम है और वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो ग्रीक थे। तो ये जो नॉलेज जो पास हुआ वो कहाँ से? इजिप्शियंस, मतलब जो इजिप्ट में रहते थे, और जो ग्रीस में रहते थे वो ग्रीक लोग थे। तो इजिप्शियन से लेके ये नॉलेज पास हुआ था। और थेल्स कहाँ के मैथमेटिशियन थे? ग्रीक के। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स,
ठीक है, और उनको हम लोग ज्योमेट्री का पायनियर मानते हैं। और उनके जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट थे, फेमस स्टूडेंट थे, वो थे पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया था। वो थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है पता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। सिर्फ राइट एंगल जिस ट्राइंगल का एंगल 90 होता है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ही देखो कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब अभी आपको नहीं है, वो आपको ज्योमेट्री में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। हाल फिलहाल आपको ये नहीं सीखना है कि कैसे अप्लाई होगा, खाली ये याद रखो कि पाइथागोरस थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने ऑनर दिया है पाइथागोरस मैथमेटिशियन को, ठीक है। उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, इसलिए उस फॉर्मूला को देखो, जैसे 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक आएगा हीरोन्स फॉर्मूला। अलेक्जेंड्रियन मैथमेटिशियन थे, अलेक्जेंड्रिया के मैथमेटिशियन का नाम हीरोन था, ठीक है। तो उनके नाम से वो फॉर्मूला का नाम रख दिया। यहाँ पे भी बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन भाई पाइथागोरस तो इंसान का नाम था ना, वो इंसान ने ये फॉर्मूला बना के दिया था, थ्योरम बना के दिया था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम रखा है, बराबर। इंसान तो थ्योरम नहीं बन जाएगा ना, समझ रहे हो? उसने जो ये थ्योरम दिया ना, वो थ्योरम साइड को फाइंड करने के लिए अप्लाई होता है। क्या फाइंड करने के लिए? जब आपके पास इस क्वेश्चन में देखो, किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 में से जब 2 साइड दे रखी होगी और तीसरी फाइंड करनी होगी, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड होता है, समझे? वो कैसे होता है जब आएगा तब देखेंगे, वो आपको अभी हाल फिलहाल सोचना नहीं है। लेकिन आगे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम इंडियंस जो है ना, हम इंडियंस को इन्होंने जो फॉर्मूला दिया ना, इन्होंने जो थ्योरम दिया, हम इंडियंस को इनके पैदा होने से पहले ही वो थ्योरम अप्लाई करना जानते थे हम लोग। लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बोला, आज मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जब तक वो पब्लिश नहीं होगी तो मेरा नाम नहीं आएगा। और कोई सपोज कर लो, कोई ऐसी चीज़ जो सालों से चले आ रही है, लेकिन मैंने कल कोई उसको पब्लिश किया तो मेरा नाम आ जाएगा, बराबर। तो वही हुआ, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया जो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रहा था साइड फाइंड करने के लिए, लेकिन वो थ्योरम ऑलरेडी इंडियंस उनके पैदा होने से पहले यूज़ करते थे। लेकिन वो थ्योरम बोला नहीं जाता था, फॉर्मूला की तरह नहीं होता था, यूज़ करते थे, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर्मूला नहीं बनाया था। और वो भी हमारे इंडियन फार्मर्स यूज़ करते थे खेत में, ठीक है, फार्मर यूज़ करते थे। लेकिन आज फार्मर यूज़ कर रहा है, भले प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला तो नहीं बनाया होगा ना कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हो रहा था पहले से, हम लोग यूज़ कर रहे थे। समझ में आया? इसके बाद है यहाँ पे सी, पाइथागोरस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ थेल्स, जो मैंने लिख दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री अबाउट 300 BC। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, उन्होंने ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था 300 BC के आसपास, ठीक है। और सल्बसूत्रस वर क्रिएटेड बिटवीन 800 BC टू 500 BC। और सल्बसूत्रस बनाए गए 800 BC टू 500 BC। और ये हमें सजेस्ट करता है कि इंडियंस न्यू द पाइथागोरस थ्योरम बिफोर द बर्थ ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। पहले कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बनाए गए थे, ठीक है, और वो हमें ये एक तरह से प्रूफ दे रहा है कि हम इंडियंस को पाइथागोरस थ्योरम तो पहले से ही, उनके बर्थ से भी पहले पता था। मतलब वो तो जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया वो तो पैदा ही नहीं हुए थे, उससे पहले से ही इंडियंस ये फॉर्मूला, ये थ्योरम जानते हैं। सी, ज्योमेट्री वॉज बीइंग डेवलप्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। देखो तरह तरह से सालों से ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, अपने अपने तरीके से यूज़ हो रही है, कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं था भाई, चलो यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रही है। यूक्लिड वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन के टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। कहाँ पर थे? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ आता है? इजिप्ट में। He collected all the known results and compiled them in a series of 13 chapters, each called a book. उन्होंने क्या किया ना, यूक्लिड ने जो भी आसपास के रिजल्ट्स थे, नोन रिजल्ट, मतलब वो जानते थे। नोन रिजल्ट का मतलब होता है जो चीज़ें है ऑलरेडी, जो चीज़ें जानते थे, उन नोन रिजल्ट्स को उन्होंने कलेक्ट किया और 13 चैप्टर्स में एक पूरी सीरीज़ बनाई, सीरीज़ ऑफ 13 चैप्टर्स,
ठीक है, उसमें हर एक को क्या बोला जा रहा है, बुक, उसे क्या कहा जा रहा है, ईच कॉल्ड अ बुक, ठीक है। देन द कॉम्पिलेशन वॉज नेम्ड एलिमेंट्स, और इन्हें क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्स कहा जा रहा है। द नोशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन वर डिराइव फ्रॉम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, बोला गया है नोशन मतलब आइडिया, बिलीफ, किसका, पॉइंट, लाइन और प्लेन, प्लेन को सरफेस भी कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का आइडिया आसपास में से आया, सराउंडिंग में से, और उसके बाद सॉलिड ऑब्जेक्ट का आइडिया आया स्पेस में से, ठीक है। देखो 4 चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी है। SSLP, इसको याद रखना, बहुत काम का है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, बता रहा हूँ ये क्या होता है, लेकिन पहले याद रखो SSLP क्या, S मतलब सॉलिड, S मतलब सरफेस, ठीक है। सरफेस को हम लोग प्लेन भी बोलते हैं, मैथ्स में इसको ज़्यादातर सरफेस की जगह प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है। L मतलब लाइन और P मतलब पॉइंट, प्लेन पहले भी हो गया बाद में भी, ठीक है। SSLP सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट, और इसका डायमेंशन क्या, डायमेंशन मतलब साइज, सॉलिड का सरफेस 3, इसका 2, इसका 1, इसका 0, कम होता जाएगा, 3 2 1 0। SSLP सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट, ये याद करना पड़ेगा आपको, सॉलिड सरफेस, सरफेस को प्लेन भी बोला जाता है, लाइन पॉइंट 3 2 1 0, ये क्या है, उसके डायमेंशंस है, ठीक है। तो आप ये जो 3 चीज़ें देख रहे हो ना, SSL सॉलिड सरफेस, सॉरी सॉलिड नहीं, ये 3 चीज़ें, ठीक है, पॉइंट, लाइन और प्लेन, प्लेन मतलब सरफेस, ये आपको आसपास के सराउंडिंग्स में से मिला है इसका आइडिया। और जो सॉलिड है वो एक एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी, ये एक्चुअली नहीं है, और वो हमें कहाँ से मिला है, स्टडी ऑफ स्पेस में से, स्पेस की स्टडी में से, वहाँ से ये वर्ड आपको मिला है, वहाँ से वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मिला है, मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आपको मिला है, ठीक है। नाउ सी, यूक्लिड गेव 23 डेफिनेशन इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स, बोला गया है कि यूक्लिड ने टोटल जो बुक 1 थी उसमें, बुक 1 में 23 डेफिनेशंस दे रखी है, ठीक है। हाउ मेनी डेफिनेशंस, 23, और उसमें से कुछ डेफिनेशंस उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, जैसे अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट ही नहीं होता, खाली एक डॉट है, ठीक है, ये डेफिनेशन उन्होंने दी। देन अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, सीधी बात है, आज देखो ब्रेथ का मतलब क्या होता है ये, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, या ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है। लेकिन एक लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है, मतलब लाइन के अंदर ब्रेथ, लाइन की लंबाई होती है ना, एक लाइन की लंबाई होती है, लेंथ होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथ नहीं होता, तो वो उन्होंने बताया। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, जहाँ पे लाइन एंड होती है वहाँ पे डॉट आता है, दैट इज़ अ पॉइंट। द स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन which lies evenly with the point on itself, ठीक है। A straight line is a line which lies evenly with the point on itself, आप जो भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पॉइंट्स आती है, बहुत सारी इन्फिनाइट पॉइंट्स आती है, मतलब आप पॉइंट्स काउंट नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर आपने ये जो लाइन बनाई इस पर खाली 5 ही पॉइंट है, नो, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, अगर आपका कोई भी सरफेस है, मतलब प्लेन है, दिस इज योर प्लेन, तो प्लेन है तो आपका लेंथ भी होगा, आपका ब्रेथ भी होगा, इसमें हाइट नहीं होती। अगर आप कोई भी चीज़ को सरफेस बोल रहे हो, जैसे आपका ये बेंच का डेस्क है, उसमें भी देखो लेंथ और ब्रेथ है, ये जो डेस्क है आपका ऊपर, उसका लेंथ और ब्रेथ है, ये भी सरफेस है, देखो दरवाज़ा, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो जो सरफेस होगा, जो प्लेन होगा, वहाँ पे हाइट नहीं होती, वहाँ पे क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। देन द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन, बोला गया है जो प्लेन के एजेस होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वो क्या होती है हमेशा, ये प्लेन है, इसके बॉर्डर्स आपको क्या दिख रहे हैं, लाइन। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, बोला गया है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, जैसे लाइन के ऊपर क्या है, पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही प्लेन में आपको बहुत सारी क्या दिखेगी, लाइंस दिखेगी, ठीक है। बट दिस डेफिनेशन लेड टू अ चेन ऑफ टर्म्स विच कैन नॉट और नीड नॉट बी डिफाइंड,
सो पॉइंट लाइन प्लेन आर टेकन एज अनडिफाइंड टर्म्स। आपको याद रखना है पॉइंट लाइन प्लेन को क्या बोला जाता है? अनडिफाइंड टर्म्स को पॉइंट लाइन प्लेन मतलब सरफेस। ठीक है, ये कौन से टर्म्स हैं? ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। नाउ यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved। देखो यूक्लिड ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बोली जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। आप हमेशा याद रखना जो एक्सियम और पोस्टुलेट होता है इसको प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसको? एक्सियम्स और ये सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, इसको सेल्फ एविडेंट कहा जाता है। और जिसको प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, वो होता है थियरम। थियरम्स को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो सेल्फ प्रूव्ड है, ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पागल है, भाई ये पागल है, आपने मान लिया, आपको मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले, आपको खाली स्टेटमेंट माननी है, तो वो क्या हो गया? वो पोस्टुलेट हो गया, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। लेकिन मैं अगर आपको ये प्रूव कर रहा हूँ कि ये क्यों पागल है, मैंने अलग अलग स्टेप्स बताए हुए, रास्ते में ऐसे ऐसे करके जा रहा था, या अपने आप से बातें करके जा रहा था, या अजीब हरकतें कर रहा था, ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग स्टेप्स दे रहा हूँ, मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि भाई मैंने प्रूव किया कि ये इसलिए पागल है भाई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो थ्योरम हो जाएगा। तो थ्योरम में आपको रीज़न्स देने पड़ते हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट में मान लिया जाता है क्योंकि वो सेल्फ प्रूव्ड है, सेल्फ एविडेंट है, उसको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? सी एक्सियम मीन्स सेल्फ एविडेंट ट्रूथ रिलेटेड टू एनी ब्रांच ऑफ स्टडीज़। वो एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, खुद में ही एक सच्चाई है, उस सच्चाई को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। Postulate means a stipulation or an assumption or a fundamental principle or a portion assumed as self-evident related to studies of geometry। ठीक है, postulate भी वही होता है। अब देखो यूक्लिड ने कुछ यहाँ पे एक्सियम्स दे रखे हैं, ठीक है, एक्सियम्स मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दे रखे हैं जो आपको मानने हैं। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्योंकि ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको बोर ही लगेगा, लेकिन ये काम का है, आपको यूटी में आने वाला है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो ये दो लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है पी क्यू, ठीक है, ये दो अलग अलग लाइन है, लेकिन ये दोनों लाइन सी डी के इक्वल है। टू थिंग्स मतलब दो अलग अलग चीज़ें, दे आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब ए बी भी इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो दिया जो है, दिया की एज और फॉरेंस की एज सेम है, और प्रियांशी की एज और फॉरेंस की एज भी सेम है, ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, दिया और प्रियांशी दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, फॉरेंस भी एक अलग लोग है। दिया की एज और फॉरेंस की एज सेम है, और प्रियांशी की और फॉरेंस की एज भी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दिया एंड प्रियांशी, ये दो अलग अलग लोग हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये भी इसके इक्वल है, वो भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी सेम हुए, मतलब उन दोनों की एज भी, फॉर एग्जांपल इसकी एज 13 है और फॉरेंस की एज भी 13 है, तो दिया और फॉरेंस की एज सेम हुई। अब मैं प्रियांशी और फॉरेंस को ले लेता हूँ, इन दोनों की एज भी 13 है, तो प्रियांशी और दिया की एज भी सेम हुई, वो इस चीज़ का मतलब है।
कि लाइन ए बी इज इक्वल्स टू लाइन सी डी, लाइन पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू लाइन सी डी। अंशवी, दरवाजा खुला है। देखो मैंने बोला लाइन ए बी इज इक्वल्स टू लाइन सी डी। पहली बात, लाइन ए बी और लाइन पी क्यू ये दो अलग अलग लाइन है, टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसके इक्वल है। ठीक है, लाइन ए बी इज इक्वल्स टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू लाइन सी डी। तो बट ऑब्वियस है ना कि ये इसके इक्वल है, ये और ये दोनों भी सेम है, तो ये दोनों भी सेम हुए। क्योंकि सपोज कर लो ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों सेम हुए। अब ये दोनों भी सेम है क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तो ये दोनों भी तो सेम हो गए ना क्योंकि 10-10 सेंटीमीटर के हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉरेंस और प्रियांशी का, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ठीक है, दे आर इक्वल्स टू वन अनदर। आया समझ में? ओके। इसके बाद देखो सेकेंड वन जो है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। इफ equals are added to equals then whole are equals। ये क्या है बताता हूं। देखो सपोज कर लो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मैं कोई एक ही चीज दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सी डी और यहां पे भी इक्वल्स, दो अलग अलग चीज, मतलब दो चीजें लेकिन दोनों तरफ सेम चीज को ऐड कर रहा हूं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ऑलरेडी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी था, ये इक्वल थे और मैंने इक्वल चीज ही दोनों के साथ ऐड की, सेम चीज मैंने ऐड की, इक्वल मतलब सेम चीज। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम सी डी दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो जो दो टोटल आएगा इनका वो भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 3 होगा, या चलो मैं ऐसे बोलता हूँ 3 इक्वल्स टू 2 + 1 बराबर, मैं कर सकता हूँ 3 इक्वल्स टू 2 + 1। अब सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ +2 और यहाँ पे भी +2 कर रहा हूँ, तो दोनों का आंसर 5 ही आएगा। ये मतलब है क्योंकि आपका ऑलरेडी जो दोनों तरफ नंबर लिखा हुआ है इक्वल है, और जो नंबर आप ऐड कर रहे हो ना दोनों तरफ, वो भी सेम ऐड कर रहे हो, ठीक है। आपका दोनों तरफ अगर ऑलरेडी 5 है मतलब 5 इक्वल हुआ, और आप दोनों तरफ क्या कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो, तो जो आंसर मिलेगा वो भी आपको सेम मिलेगा। ये मतलब है इसका। क्लियर? थर्ड आपका है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका उल्टा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स मीन्स आपके पास जो दो चीजें हैं वो ऑलरेडी इक्वल है। नाउ इफ इक्वल्स आर एडेड मतलब दोनों तरफ आप एक ही चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड -3 तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी तो सेम आएगा ना, ये मतलब हुआ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन, things which coincide with one another are equal to one another. Things which are coincide with one another are equal to, coincide का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है, दिस इज coincide। तो आपको पीछे वाली चीज दिखेगी नहीं। 1 रुपए के सिक्के के पीछे आप 1 रुपए का सिक्का ऐसे लगा दोगे और सामने वाले को दिखाओगे तो उसको तो एक ही दिखेगा जब तक ऐसे नहीं दिखाओगे। अब मैंने ऐसे दिखाया तो आपको 2 दिख रहा है और आपको पता है कि चलो 2 हाथ है, ठीक है। लेकिन अगर दूर से अगर मैं कोई ड्रॉ वगैरह करके दिखाऊं और एक के पीछे एक ऐसे लगा दूं तो दूर से तो नहीं दिखेगा, ये तो सबको दिख ही रहा है कि हाथ है। तभी अगर ये नीचे वाला पोर्शन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ होती तो आपको दूर से पता नहीं चलता। इसको कोइंसाइड बोलते हैं, एक के पीछे एक, ठीक है।
तो बोला गया है यहाँ पे कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, बट ऑब्वियस है कि 1 रुपए के सिक्के के पीछे दूसरा 1 रुपए का सिक्का लगा दूंगा तो वो एक ही आपको दिखेगा, क्योंकि वो सेम साइज के होंगे, सेम होंगे, उनका साइज सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइन ले लेते हैं, लाइन ए बी के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लाइन पी क्यू आ गई, इसको बोलेंगे दीज लाइन्स आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। कब बोलेंगे? जब ये दोनों लाइन सेम होगी, दोनों का साइज सेम होगा तब। ठीक है, क्या हो रहा है तनुज? तभी ठीक है, नींद आ रही है, आंखें ऐसी लाल लाल क्यों हो गई? चलो ध्यान दो। सी द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन अ, सीधी सी बात है, होल मतलब पूरा। एक पूरी रोटी, उसका आधा कर दिया तो पूरी रोटी आधे रोटी से तो ज़्यादा होगी ना। होल मतलब पूरा, पार्ट मतलब उसका कोई पार्ट, तो होल तो हमेशा पार्ट से, वो तो सभी को पता ही है। ठीक है, देन see things which are double of the same things are equals to one another. Things which are double of the same things, for example ये सेम थिंग है, ठीक है, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, डबल का मतलब होता है इंटू टू या +3 कर देते, तो जो आएगा आंसर वो भी सेम आएगा। उसी तरह लास्ट वन है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, अब सेम थिंग मतलब 4 ले लेता हूँ और इनका आधा कर दो, आधा कर दो मतलब डिवाइड बाय टू कर दो, तो आंसर भी समझ में आया। तो ये जो 7 एक्सियम्स हैं वो यूक्लिड ने दिए। क्लियर? ओके, इसके सिवा कुछ उन्होंने पोस्टुलेट दिए, जैसे पोस्टुलेट 1 है, 5 पोस्टुलेट दे रखे हैं आपको। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जब भी बनती है, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमको एक ही लाइन ही चाहिए होती है हमेशा। देखो कभी भी 2 पॉइंट कभी भी होगी ना, तो वहाँ से एक ही लाइन पास होगी, एक से ज़्यादा पास नहीं होगी। देख लो, ठीक है, कभी भी 2 लाइन होगी, उनको ज्वाइन हमेशा एक ही 2 पॉइंट होगी, तो उनको उनके यहाँ से एक ही लाइन पास होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, अ यूनिक लाइन, अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब मैथ्स में होता है अलग अलग। 2 अलग अलग पॉइंट्स अगर हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सक रही है? दोनों से। लेकिन अगर पॉइंट एक ही होगा तो, पॉइंट अगर एक ही हुआ तो इनफाइनाइट लाइंस, क्योंकि देखो आप खुद देख लो, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ऐसे तो कितनी सारी लाइन पास होगी। तो अगर एक सिंगल पॉइंट होगा, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन्स कैन पास, बट इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका पोस्टुलेट 1 जो है ये बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। सेकेंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब यहाँ पे यूक्लिड ने बोला है लाइन सेगमेंट, ये याद रखना, ये ब्लैंक में बहुत बार आता है। टर्मिनेटेड लाइन को यहाँ पे बोला गया है लाइन सेगमेंट। फिर है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, हमेशा याद रखना, कोई भी सर्कल को बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती, एक सेंटर और एक रेडियस। एक सेंटर, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं कि सेंटर और रेडियस का मतलब क्या होता है। कभी भी आपने सर्कल जब बनाया है, ये बैंगल वगैरह छोड़ देना, सिक्का बैंगल वो नहीं, राउंडर और पेंसिल हमने देखा है वो नेसेसरी है। ठीक है, तो राउंडर की पॉइंट जहाँ रखी जाती है ना, दैट इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल, और राउंडर और पेंसिल के बीच का जो गैप होता है ना, दैट इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल। समझे? सिंपल सा, राउंडर का पॉइंट जहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे रखोगे राउंडर का पॉइंट, और पेंसिल यहाँ पे होगी, पेंसिल गोल घुमा दोगे,
तो जहां पर राउंडर का पॉइंट आपने रखा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर and that rounder, point of a rounder and the pencil, that is a radius. और radius का actual जो meaning होता है, जो मैथ्स में दिया हुआ है, वो ये होता है the distance between the center of the circle and the point on the circle. the distance, देखो ये आपका सर्कल है, ये सेंटर, और सेंटर से लेके सर्कल तक ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस 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 रेडियस, ये सब क्या है? अगेन आप रेडियस काउंट नहीं कर सकते, देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है। तो रेडियस आपने क्या देखा? एक डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का? सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एनी पॉइंट इसलिए बोला है कि खाली ये रेडियस नहीं है, ये भी 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 है, सब रेडियस, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, और एक सर्कल के अंदर सारे रेडियस का मेजरमेंट सेम होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो सभी 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? सो व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट इज अ रेडियस। समझ में आया? फिर इन्होंने बोला है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, बट ऑब्वियसली राइट एंगल कोई भी हो। देखो आप बोलोगे सर राइट एंगल सारे एक कैसे होंगे? सर ये तो छोटा राइट एंगल है, ये तो आपने बड़ा राइट एंगल बना दिया, लेकिन एंगल की बात कर रहे हैं, जो 90 का डिग्री है वो तो वैसा ही रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? और जो 5th वाला है वो आपको मैं करके बताऊंगा बात, वो आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा।